All right, so in continuation with the previous class where we talked about law of demand and the types of demand, in this video we'll be talking about the determinants of demand, or we also call them as the factors affecting demand. Okay, so demand or the factors affecting demand. Okay. So there are several factors we have. So first I'll show you the list and then one by one we'll be studying all of them. So these are own price of commodity, the price of related goods, then we have got income of consumers, then we have got taste and preference of consumers, and then expectations of consumers regarding future prices. So just go through it once. Okay. And then onwards we will be talking about some more factors which are consumer credit facilities, then demonstration effect, then climate factor, and then the government policies. So these all are the factors that we have, and after studying these factors we'll be able to know that how exactly demand functions in the economy. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं. सो द लिस्ट दैट वी हैव इज देयर आर 11 फैक्टर्स, बट 11 के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं. बट आफ्टर स्टडीइंग दीज 11 फैक्टर्स वी विल बी क्लियर कि डिमांड एक्चुअल में किस तरह से फंक्शन करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर. ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर दैट वी हैव इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हिच फेवर्स द लॉ ऑफ डिमांड. सीधा सीधा सिंपल मीनिंग ये है कि इफ द प्राइस demand will fall, if the price is decreasing the demand will rise. Okay, so these usually this happens. Okay, though there are exceptions to this particular law of demand also, but then normally जब हम देखते हैं मार्केट में तो we see that price and the demand has got inverse relationship which is expressed by a graph, और ग्राफ में भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं with a downward sloping curve. जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कभी भी कोई भी दो वेरिएबल है उनके बीच अगर इनवर्स रिलेशन है तो हमेशा उनका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर है. नाउ सेकंड इज रिलेटेड गुड्स प्राइस. रिलेटेड गुड्स प्राइस में क्या होगा, वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ गुड्स जिनको हम बोलेंगे रिलेटेड गुड्स. ठीक है, जैसे दीज टू आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द अदर वी हैव इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब क्या होता है ना, इसको पहले एक बार इसका डिफरेंस हम लोग समझ लें. तो द सब्स्टिट्यूट गुड इज जिसमें एक गुड की जगह हम दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल. ओके, उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट. ये सब्स्टिट्यूट गुड जो है इसमें बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है कि कोई गुड किसी दूसरे गुड का कितना सब्स्टिट्यूट है, वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, या फिर चलो ठीक 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 काम चल जाएगा वैसा भी है. ठीक है, तो उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी हो सकती है. बट नॉर्मली हम ये अज्यूम करें कि एक गुड के रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा गुड अगर हो सकता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड बोलेंगे. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. एग्जांपल ये, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट टू मार्कर्स हियर. ठीक है, तो एक ये है एक ये है. मैं चाहूं तो इससे लिख सकता हूं, चाहूं मैं इससे लिख सकता हूं, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए. ठीक है, सिमिलरली पेन और पेंसिल हो सकता है ना, लिखने के लिए चाहिए दो. अभी पेन और पेंसिल जरूरी नहीं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, दोनों ही लिखने में काम में आ रहा है लेकिन मुझे लिखकर मिटाना भी है, तो फिर मुझे पेंसिल यूज करना पड़ेगा, पेन यूज नहीं कर सकता. ठीक है, सिमिलरली दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. कैसे, अगर लिखने की बात करूं, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है, मैं स्लाइड्स भी चेंज कर सकता हूं. तो अब उसमें क्या चीज, अगर मुझे केवल लिखने के लिए चाहिए तो दे कैन बी टर्म्ड एज एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट्स. लेकिन अगर मुझे एडिशनल फीचर्स अगर चाहिए तो उसके लिए फिर आई हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली. तो पर फिर भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो हो ही सकते हैं, है ना. तो एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, नियरली क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, या फिर ठीक ठीक सब्स्टिट्यूट होंगे. ठीक है, या इन केस ऑल्टरनेटली हम उसको यूज कर सकते हैं. तो वो फिर कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है. और समटाइम इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द बायर और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आल्सो. ठीक है, तो यहाँ हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, वेरी सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी. ठीक है, यूजुअली दे आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड. हाउएवर देयर आर सम पीपल जिनको चाय ही चाहिए, उनको कॉफी चाहिए ही नहीं, उनके लिए कॉफी कभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. ठीक है, बट जनरल केस में अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, तो वो आप भी जैसे किसी के यहाँ जाएंगे एज ए गेस्ट, तो दे विल बी आस्किंग यू व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. अब आप बेशर्म होकर ये बोल दो कि नहीं दोनों ले आओ, तो वो बात अलग है. अदरवाइज कौन ऐसा होगा जो दोनों गुड्स को साथ में कंज्यूम करेगा.
ठीक है, तो आप चूज करोगे या तो टी चूज करोगे या कॉफी चूज करोगे, और ये चूज करने पे क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो किसी किसी बायर के लिए टी कॉफी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकते, बट इन जनरल केस दे आर एक्चुअली दी सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, तो सब्स्टिट्यूट्स का मतलब आपको समझ में आ गया है। द कंटेंट विच इज देयर ऑन द स्लाइड, आप उसको पॉज कर करके अपने नोट्स आराम से बना सकते हो, ठीक है, सो दैट यू कैन डू। मैं इसको रीड करके फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सो आई विल सिंपली एक्सप्लेन यू, उसके ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा। ओके, नाउ अब इसमें क्या चीज हो रहा है कि द प्राइसेस ऑफ, देखो कैसा होगा। अब प्राइस इफेक्ट को जब हम लोग देखते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है, अगर ये प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मतलब जैसे मान लो टी और कॉफी में ले लेते हैं, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट पीपल विल प्रेफर, टी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, कॉफी का क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चाय महंगी हो रही तो लोग कॉफी पे शिफ्ट कर लेंगे, कॉफी महंगी हो रही है तो लोग चाय पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर उनके लिए सब्स्टिट्यूट गुड हुआ तो। ठीक है, अगर प्रेफरेंस ही बैठाओगे नहीं मुझे टी ही चाहिए या मुझे कॉफी ही चाहिए, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड हैं। उस केस में क्या होगा, इफ टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफी का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टी का प्राइस इंक्रीज होने से लोग जो है वो टी को कंज्यूम करने के बजाय कॉफी को कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम सब्स्टिट्यूट गुड में देखते हैं तो वी सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। कैसे, टी का प्राइस इंक्रीज होने से कॉफी का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, या कॉफी का क्वांटिटी डिमांडेड, क्या कॉफी का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। नॉट सेइंग क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसको मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा जब मैं आपको आगे ग्राफ समझाऊंगा, है ना, मूवमेंट और शिफ्टिंग वाले, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ से मैंने क्वांटिटी डिमांड क्यों हटाया, तो यहाँ पर मैंने डिमांड रखा। ठीक है, तो टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर टी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि टी का प्राइस डिक्रीज होते से लोग जो है वो फिर टी को कंज्यूम करेंगे, कॉफी को क्यों कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, द हिंट इज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। ओके, नाउ सेकंड, इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ग्राफिकली क्या देखते हैं हम लोग, वी सी प्राइस ऑफ कॉफी इधर दिया है, क्वांटिटी ऑफ टी इधर दिया है, तो हम लोग क्या नजर आ रहा है, प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ता है, प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ टी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वी सी देयर इज अ पॉजिटिव स्लोप। ओके, हमको जो ग्राफ नजर आ रहा है, तो द सेम रिलेशनशिप वी आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू द ग्राफ। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब जैसे हमने पहले देखा था जॉइंट डिमांड में, जब हमने पढ़ा था, तो दे आर जॉइंटली यूज्ड और दे आर डिमांडेड जॉइंटली। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या हो गया, एक गुड के बगैर दूसरे गुड का काम नहीं चलेगा। इफ यू आर कंज्यूमिंग वन गुड यू हैव टू कंज्यूम द अदर गुड आल्सो। अब इसमें भी देखो वापस प्रेफरेंस अगेन पे डिपेंड करता है, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेफरेंस कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस कंज्यूमर का नहीं है। इन जनरल केस हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या हो गया, बिना कार के पेट्रोल का क्या करोगे, बिना पेट्रोल के कार का क्या करोगे, है ना। अब किसी किसी के दिमाग में ये खुराफात आ सकती है, हमारी कार तो ईवी है, हमको पेट्रोल नहीं चाहिए। अरे भैया, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जब बात कर रहे हैं कौन सी कार की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल कार। ठीक है, जब ईवी होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, यहाँ सीएनजी कार होगा तो यहाँ सीएनजी आ जाएगा, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फ्यूल एक तरह से क्या हो गया, फ्यूल हो गया, और फ्यूल के साथ क्या हो गई, हमारी कार हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया। जैसे हम लोग यूजुअली पॉपुलर एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, उससे समझने में आसानी होती है, बाकी फिर खोजबीन के रखो, और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट हियर इज पेंसिल, और पेंसिल के साथ में क्या होता है, इरेजर। अब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, है ना। इरेजर, अगर पेंसिल नहीं है तो इरेजर का क्या करोगे। ठीक है, और अगर इरेजर नहीं है तो पेंसिल और पेन में क्या मतलब है, क्या फर्क है फिर। ठीक है, फिर आप मिटा ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, अगर समझना, कार की प्राइसेस अगर बढ़ गई, कार की प्राइसेस बढ़ गई, तो कार की प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, यानी अब कम कार्स रहेगी रोड पर।
रोड पर कम कार रहेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या चीज हो रहा है, कार की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो एरो सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं, दे आर इन दी अपोजिट। ठीक है, तो कार और पेट्रोल के अंदर रिलेशनशिप हमको कैसा नजर आ रहा है कि अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल महंगा हो गया, फ्यूल महंगा हो गया, लोग अब कार की डिमांड कम करेंगे, है ना, या पेट्रोल कार की डिमांड कम करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, है ना। तो पेट्रोल कार का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, सीएनजी व्हीकल हो सकता है, ठीक है, तो वो डीजल कार हो सकता है, वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसका। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कौन सा रिलेशन, यहाँ क्रॉस नजर आ रहा है हमको रिलेशन। ठीक है, थोड़ा इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है कि प्राइस जो है वो कार की अगर बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं हम ग्राफ में। क्या लिखा है, प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, इफ प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग, तो हम क्या देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ कार इज फॉलिंग। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग, क्वांटिटी ऑफ कार इज फॉलिंग। तो हमने क्या देखा, इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ इनवर्स रिलेशनशिप के साथ क्या देखते हैं हम लोग, द ग्राफ, द कर्व दैट वी हैव इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अच्छा, अब ये मुझे पता करके आपको बताना है कि ये जो एरो, ये पॉइंट यहां से यहां मूव कर रहा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये पॉइंट यहां से यहां मूव कर रहा है, इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्शन बोलेंगे या एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, केवल इतने से को बताना है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्शन बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, चलो देन उसके बाद में ये वापस आएगी हमारा प्राइस ऑफ कार और प्राइस। देखो वो जो पुराना वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ था, दे आर सॉर्ट ऑफ सेम ग्राफ। इसमें थोड़ा सा हमने चेंज ये किया है, यहाँ हमने रखा है प्राइस ऑफ कार और यहाँ रख दिया हमने क्वांटिटी ऑफ कार। ठीक है, और पेट्रोल में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड में रख दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि डिमांड फॉर कार हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, उसका कॉज क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो बताओ इस ग्राफ के अंदर क्या होगा, इस ग्राफ के अंदर क्या होगा, पेट्रोल की प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है, उससे हमारी कार की प्राइस तो डिक्रीज नहीं होगी, कार सेम है ना। मान लो अब ये कोई पुरानी कार है जिसकी कीमत केवल 3 लाख रुपए है, तो ऐसे में क्या होगा, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर कम हो रही है तो ऑब्वियसली कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो कार की डिमांड बढ़ेगी मतलब अगर पहले 30 कार की डिमांड हो रही है तो अब ये डिमांड क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ये डिमांड आगे बढ़ेगी लेकिन प्राइस ऑफ कार तो सेम ही रहेगी ना, प्राइस ऑफ कार सेम रहेगी। तो क्या होगा इन दैट केस, ये जो हमारा पर्टिकुलर लाइन है, डिमांड वाला जो कर्व है, ये डिमांड वाला कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डिमांड वाला कर्व हमारा आगे की तरफ शिफ्ट, क्योंकि प्राइस ऑफ कार विल रिमेन सेम। नाउ ये जो शिफ्टिंग हो रही है किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ इन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में इतना सा फर्क है कि पिछले वाले में यहाँ पे प्राइस ऑफ कार था, वहां भी प्राइस ऑफ कार था, लेकिन यहाँ पिछले वाले में क्या था, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, यहाँ क्या आ गया, क्वांटिटी ऑफ कार। ठीक है, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ दीज आर 4-5 केसेस। ये सारे केसेस को आप एक बार इन चारों के डायग्राम अपने हाथ से बनाना। अपने हाथ से जब चारों के डायग्राम बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नाउ ये मेजर डिफरेंस हो गया हमारा बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसको भी आप आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। चीजें मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है, वही की वही है, बट ये सारी कंटेंट में इसलिए स्लाइड पे डाल देता हूँ क्योंकि एग्जाम में लिखने में हमको थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो दिस एग्जाम्पल, आई डोंट वांट दीज एग्जाम्पल्स टू बी रिटन। मैं चाहता हूं कि आप अपने कोई एग्जाम्पल बनाओ और वो वाले एग्जाम्पल लिखो। दे आर वेरी जनरल एग्जाम्पल। जब आप अपने, है ना, एटलीस्ट ट्राई टू मेक 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अगर 5 एग्जाम्पल्स आप बना लेंगे इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये समझो कि ये करने के बाद में योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट विल बी अमेजिंग। Okay, so next we have is the income of consumer. Now, in case of income of consumer, generally we have seen whenever income of consumer increases, the demand for the commodities or goods will increase. But here are 2 more cases. Okay, so let's study this. Okay, so we see
It depends on the nature of goods, like what types of goods we have. So herein we have got three cases. One is there are normal goods, the other we have got is inferior goods, and at last we have got here is inexpensive necessities. In these three cases, the graph or the curve will different in different ways. In these three cases, जब इनकम राइज होगा तो हमको अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा. इस बिहेवियर को एक बार हम लोग देख के इसमें से समझ लेते हैं. तो पहले तो देख लो कि ये तीनों गुड्स क्या क्या होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री गुड्स. So we got normal goods, we have got inferior goods, and we have got here inexpensive necessities. ठीक है. तो पहले हम लोग नॉर्मल गुड की बात कर लेते हैं. ठीक है. तो नॉर्मल गुड का मतलब क्या हो गया, जिनके साथ इनकम का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव. जिनके साथ इनकम का रिलेशन कैसा, पॉजिटिव है. यानी इनकम को हम जनरली वाई से एक्सप्रेस करते हैं. इफ इनकम इज इंक्रीजिंग, देयर डिमांड विल आल्सो इंक्रीज. पॉजिटिव रिलेशन. ओके. सेकंड जो हमारे पास है वो है इंफीरियर गुड. अब इंफीरियर गुड में क्या होता है, इंफीरियर गुड में ये चीज हो रहा है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे हम लोग उन इंफीरियर गुड का कंजम्पशन कम कर देंगे. उनकी जगह हम दूसरे ज्यादा सुपीरियर गुड या उनका कोई नॉर्मल सब्स्टिट्यूट होगा उसका हम लोग यूज करेंगे. जैसे जनरल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में जो मेजर ग्रेन है एक टाइम पे वो बाजरा हुआ करता था. व्हीट यूज्ड टू बी द सुपीरियर सब्स्टिट्यूट ऑफ बाजरा. और जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ना शुरू हुआ तो पहले लोग जो है वो जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लो इनकम ग्रुप है, दे यूज्ड टू हैव बाजरा एंड ज्वार एज देयर मेजर ग्रेन. बट जैसे जैसे उनका इनकम लेवल बढ़ना शुरू हो गया उन्होंने इनका कंजम्पशन कम करके, ज्वार और बाजरा का कंजम्पशन कम करके उन्होंने व्हीट का कंजम्पशन जो है वो शुरू किया. तो इससे क्या हुआ, उनका इनकम बढ़ा तो इनकम बढ़ने से बाजरा का कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है. लेकिन ये स्विच एकदम से नहीं हुआ था, उसको हम जब ग्राफ में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. तो जनरली क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड मतलब इनकम बढ़ने पे इसका कंजम्पशन कंज्यूमर कम कर देता है, उसको छोड़ना शुरू कर देता है. ठीक है. उसको हम इंफीरियर गुड बोलेंगे. यानी इनकम के साथ में इसका रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है. इनकम के साथ में इसका रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव. देन उसके बाद में आ जाता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज. अब इसके ऊपर भी कंज्यूमर खर्च तो करता है, लेकिन क्या करता है, एक लेवल तक तो कंज्यूमर जो है वो इसके ऊपर खर्च करेगा, उसके बाद में जो डिमांड है वो कांस्टेंट हो जाएगी. यानी एक लेवल तक जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी, इनकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी. लेकिन उस एक इनकम लेवल के बाद में फिर आगे उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, वो फिर डिमांड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. ग्राफ की मदद से जब हम लोग देखेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा. तो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि देयर इज रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, बट एक पॉइंट के बाद में कैसा हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है. यानी इनकम के बढ़ने से इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. जनरली इसेंशियल कमोडिटीज के साथ में ऐसा होता है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक बार इस पे ग्राफ पे आ जाते हैं. सो यू कैन सी हियर देयर आर थ्री ग्राफ्स. ओके, देयर आर थ्री ग्राफ्स. तो नॉर्मल गुड वाले केस में तो हमको क्या नजर आ रहा है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड वी सी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. कि इनकम बढ़ रहा है, y1 से y2 आ गया, हमारा क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ गया. ठीक है. इंफीरियर गुड वाले केस में देखो ग्राफ बड़ा अजीब गरीब नजर आएगा थोड़ा सा ना. देखो ये कैसा हो रहा है, ये इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट पे आने के बाद में फिर ये बैकवर्ड आना शुरू हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व. बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व कब होता है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड. जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो शुरुआत में तो इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद में क्या होगा, इसकी डिमांड जो है वो कम होने लग जाएगी. सो व्हाट वी सी, इनकम इज इंक्रीजिंग लेकिन डिमांड जो है वो क्या हो रही है, हमारी यहाँ पर कम होना शुरू हो गई. लेकिन इनिशियली तो राइज हो ही रही थी ना, इनिशियली राइज हो रही थी, एक पॉइंट पे आने के बाद में वो कम होनी शुरू होगी. तो इनिशियली जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है उसका इंफीरियर गुड का कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या करेगा, उस इंफीरियर गुड को छोड़ के वो नॉर्मल गुड में स्विच कर लेगा. ठीक है. तो इसे ये कर्व हमारा बैकवर्ड बेंडिंग कर्व हमको नजर आता है. ठीक है. सो दैट्स फॉर इंफीरियर गुड. नाउ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो एक टाइम पर क्या हो रहा है, देखो हमारी इनकम y1 से y2 हुई तो हम क्या देखते हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो q1 से q2 हो गई. लेकिन y2 इनकम लेवल के बाद भी अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम जरूरी नहीं है कि नेसेसरी गुड्स जो है उनको और ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेंगे, क्योंकि नेसेसरी गुड्स को कंज्यूम करने का एक लिमिट होता है. फॉर एग्जांपल फूड वाले केस में हो गया, मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरा फूड का कंजप्शन बढ़ जाएगा, लेकिन मेरी इनकम और बढ़ेगी तो मैं ज्यादा खाना शुरू नहीं कर दूंगा. एक टाइम, एक लिमिट आ जाएगी जहां पर ये होगा कि मेरी इनकम बढ़ने से भी मेरे फूड के कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एक लेवल के बाद y2 के बाद जब y3 जाती है तो व्हाट वी ऑब्जर्व,
कि डिमांड जो है हमारी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ होता है। तो ये 3 डिफरेंट केसेस होंगे व्हेनेवर कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने हाथ से जरूर बनाना, क्योंकि ग्राफ जब प्लॉट करोगे हाथ से बनाओगे, यहाँ ये देखने में बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बट जब तक अपने हाथ से उसको ड्रॉ नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, सो दिस यू हैव टू सी। चलो, ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज, हाँ, देखो यहां पर हम लोगों ने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है, द नॉर्मल एग्जांपल ऑफ न्यू कार एंड ओल्ड कार। तो न्यू कार और ओल्ड कार मतलब हमने क्या लिया, न्यू कार इज अ नॉर्मल गुड फॉर अस, यूज कार इज अ इंफीरियर गुड फॉर अस। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि जब न्यू कार हमारे पास, कंज्यूमर का इनकम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो वो ओल्ड कार को छोड़ के कहां पर आ जाएगा, न्यू कार की तरफ आ जाएगा। तो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हुआ तो हम क्या देखते हैं, जो ओल्ड कार है उसका डिमांड क्या हो रहा है, देखो डिमांड कर पीछे की तरफ जा रहा है, डिमांड कम हो रहा है। और न्यू कार का क्या हो रहा है, डिमांड हमारा इंक्रीज होता हुआ हमको नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्या चीज हो रहा है, न्यू कार का डिमांड जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, ओल्ड कार का हमारा डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज हाउ सिंपली इट इज, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी आप चाहो तो बना सकते हो, दैट न्यू कार इंक्रीज इन इनकम की वजह से न्यू कार, क्योंकि न्यू कार क्या है, न्यू कार नॉर्मल गुड है, तो इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड का डिमांड तो बढ़ता है, इसलिए हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और दूसरा क्या हो गया, यूज कार हमारा एक तरह से इन्फीरियर गुड है, तो इनकम बढ़ने पे अब सेकंड हैंड कार किसको चाहिए, नई कार चाहिए, तो फिर नई कार चाहिए तो क्या हो रहा है, ओल्ड कार का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दिस वाज वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये देखो, ये एक ऐसा डिमांड का डिटर्मिनेंट है जो मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, कि जहां ये आ जाता है वहां लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर और टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए है तो फिर प्राइस बढ़े नहीं बढ़े, इनकम में चेंज हो नहीं हो, है ना, सिचुएशन फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर को जो चाहिए वही चाहिए, ठीक है। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, अगर वो फेवरेबल है तो वो अपना वही गुड जो है वो खरीदेगा। जैसे अगर हम लोग देखें, ये जैकेट्स की बात करें तो विंटर्स में इस जैकेट का नीड होता है, इवन दो द प्राइस इंक्रीजेस फिर भी बंदा इसी को खरीदेगा, है ना, क्योंकि विंटर में इसकी जरूरत है। तो विंटर में उसका प्रेफरेंस जो है वो हाफ टी शर्ट नहीं होगा, विंटर में उसका प्रेफरेंस होगा कि उसको विंटर वाले क्लोथ्स खरीदने, वुलन्स खरीदने या जैकेट्स खरीदने, तो वो यही खरीदेगा। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई ऐसा कमोडिटी है जो आउट ऑफ फैशन है, अब वो सस्ता भी हो जाए तो बहुत सारे कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेंगे, कंज्यूमर विल प्रेफर टू बाय जो भी एग्जैक्ट नाउ राइट नाउ जो फैशन में चल रहा है वो, इवन दो देयर प्राइसेस आर हाई, इवन दो कंज्यूमर्स इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, फिर भी वो उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, ये पूरा बहुत सारे साइकोलॉजिकल गेम्स इसमें आते हैं कि हाउ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर बीन डिटरमिन्ड और दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हुए, हम लोग क्यों देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसमें वी सी सेलिब्रिटीज, वी सी इन्फ्लुएंसर्स, वही क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं, बिकॉज कंज्यूमर्स आर एक्चुअली लिसनिंग टू देम, और उनको देख के समझ के वो अपना प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। Like for example, in childhood days when I used to play cricket, I was fond of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar उस समय एडवर्टीजमेंट करता था, there was one product, है ना, जो मिल्क में पाउडर, चॉकलेट वाला पाउडर डाल के जो है वो बहुत ज्यादा उसका स्वाद आता है। तो आई वॉज फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो मुझे लगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। तो आई यूज टू टेल इट टू माई फादर कि ये वाला मुझे चाहिए, आप जो दूसरा पाउडर लाते वो नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, है ना। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस करके भी कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो चेंज किया जा सकता है। सो ऑल द एडवर्टीजमेंट्स दे आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। नाउ अब क्या चीज होगा इसका, अगर फेवरेबल टेस्ट है कंज्यूमर का तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड जो हमारी इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी मतलब ये हमारा डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। डिमांड इज इंक्रीजिंग, हमारा कर्व जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। अगर अनफेवरेबल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगा मतलब हमारा जो कर्व है वो किधर शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, सो एज यू कैन सी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है।
ठीक है, तो कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दिस इज द सिंपल फेनोमेना व्हिच विल हैपन हियर। ओके, नाउ एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो कंज्यूमर सोचता है कि अभी उसको खरीद के रख लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस वेरी ऑफन हैपेंस विद सर्टेन प्रोडक्ट्स, है ना। फॉर एग्जांपल हाउसेस की प्राइस अगर हमको पता चला कि फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, हम क्या करेंगे, उसको अभी खरीदने का प्लान करेंगे। ठीक, अब हाउसेस तो बड़ी चीज हो गई, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा। तो इसमें क्या चीज देखते हैं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में प्राइसेस हाई होने वाली है, तो हम प्रेजेंट में उसका डिमांड करेंगे, तो डिमांड विल इंक्रीज इन प्रेजेंट। तो हम ये देखते हैं कि डिमांड जो है वो प्रेजेंट में इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस किसी चीज का कम होने वाला है, तो अभी क्यों लेना है, जब फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो फ्यूचर में खरीदेंगे। तो फ्यूचर में खरीदेंगे मतलब क्या हो जाएगा, द डिमांड विल फॉल, सो द डिमांड विल फॉल, सो विल एक्सप्रेस इट इन दिस। ये चीज दिमाग में रखना। डिमांड का राइटवर्ड कब शिफ्ट हो रहा है, जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है। डिमांड का लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट हो रहा है, जब डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन द माइंड। ओके, नाउ ये हमारे पास एग्जांपल आ गया। व्हाट वी सी हियर इज गोल्ड। गोल्ड के साथ भी होता है, हमको लगता है गोल्ड अगर फ्यूचर में महंगा होने वाला है, तो हम कोशिश करते हैं कि अभी उसको खरीद के रख लेते हैं ताकि काम आएगा। नाउ इन इंडिया यूजुअली इट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेडिंग सीजंस। ठीक है, पता है कि वेडिंग सीजन पर्टिकुलर मंथ्स में आता है, उस टाइम पर गोल्ड जो है एक्सपेंसिव होता है। नाउ देयर आर मेनी पीपल, वो क्या करते हैं, उस टाइम पे नहीं खरीदते, वो एडवांस में खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाएगा, गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो पहले उसको खरीद के रख लेंगे। ठीक है, दिस ऑल्सो हैपन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस, अब ये तो बहुत पुरानी बात होगी, है ना, कि अगर आपने न्यूज में सुना कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो ₹60 पर लीटर है, और अब वो कम नहीं बढ़ गई है, पेट्रोल की प्राइस जो है 60 पर लीटर हो जाएगी, अभी जो करंट प्राइस है वो 55 है। यानी पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, तो न्यूज चैनल वाले एकदम बिल्कुल चले जाएंगे सीधे कहां पर, पेट्रोल पंप पे, और जब वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उनको ये सीन देखने को मिलता है। यानी अगर कल पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आज सारे लोग अपनी टैंक फुल कर, मतलब क्या हुआ, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो उसकी प्रेजेंट में डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। दैट्स व्हाट, दिस इज वेट इट हैपेंस। ओके, नाउ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अगर मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, तब भी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली ना। तो इंडिया में तो खैर ये बढ़ ही रही है ना। सो विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, द डिमांड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा इसमें केवल ये कि पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं हो सकता, बहुत बार माइग्रेशन भी एक फैक्टर हो सकता है ना। माइग्रेट होकर भी अगर लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। तो कुल मिला के, और कंज्यूमर अगर नए कंज्यूमर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तब भी होता है, जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, तो क्या होगा, जैसे ऑटोमोबाइल में देखते हैं, ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो उसका एक सेगमेंट है कि एक इनकम लेवल वाले लोग ही कार्स जो है वो खरीद रहे हैं। अब लोगों का अगर इनकम बढ़ेगा, तो फ्रॉम लो इनकम ग्रुप अगर वो मिड इनकम ग्रुप के अंदर एंटर करेंगे, तो कार्स का डिमांड क्या होने लग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से भी चेंजेस होते हैं। तो कंज्यूमर का मार्केट में बढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही कंज्यूमर बढ़ेगी, है ना। तो कंज्यूमर अलग अलग रीजन से जो है वो बढ़ सकते हैं, उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी एक फैक्टर हो सकता है ना। कंज्यूमर के प्रेफरेंस भी एक फैक्टर हो सकता है, और नीड भी एक फैक्टर हो सकता है ना, कि कोई कमोडिटी अगर नीड बनने लग जाए, तो भी कंज्यूमर्स ज्यादा होने लग जाएंगे। जैसे कोविड टाइम में, अभी जैसे हम सैनिटाइजर्स देखते हैं, तो नॉट एवरीवन इज बाइंग सैनिटाइजर्स, लेकिन कोविड टाइम में क्या हुआ, सैनिटाइजर जो है वो नीड बन गई, तो अब सैनिटाइजर के कंज्यूमर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, तो ये भी एक केस होता है। तो अगर कंज्यूमर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो वापस कंज्यूमर बढ़ रहे हैं मतलब डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड। ओके, और अगर कंज्यूमर्स डिक्रीज होंगे, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, दिस आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, उसके बाद अगला फैक्टर है क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर कंज्यूमर को क्रेडिट बहुत आसानी से मिल रहा है, कंज्यूमर के लिए क्रेडिट बहुत आसानी से अवेलेबल है, या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, क्रेडिट लेगा और अपनी चॉइसेस के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा, है ना? मकान खरीद लेगा, कार खरीद लेगा, घूमने के लिए टूर पे निकल जाएगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा करेगा और वो खर्चा करेगा।
लेकिन कब करेगा? जब उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी दो चीज होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? क्रेडिट फैसिलिटी एक तो इजी होना चाहिए, आसानी से क्रेडिट मिल जाए। आजकल क्रेडिट कार्ड यही तो काम करते हैं, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है ना? तो जितना इजीली मिल रहा है उतना इजीली कंज्यूमर क्या करता है? लोन ले भी लेता है, और साथ में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए, है ना? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट रेट, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, है ना? इंटरेस्ट रेट कैसे लोअर होगा, क्या होगा, रेपो रेट वगैरह, ये सब ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बट कुल मिला के दो चीज हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट, इसी को हम बोलते हैं लोन का सस्ता होना। तो लोन सस्ता हो जाएगा तो पीपल विल टेक मोर लोन, स्पेंड मोर, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटी इस तरह से डिमांड को इंपैक्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये बहुत साइकोलॉजिकल है। देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि लोग इमिटेट करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज का पैटर्न चल जाता है, वो फैशन में आ जाती है, या लोग देखते हैं आसपास पड़ोसी ने कार ले ली तो मुझे भी कार लेनी है। ठीक है। तो इमिटेशन की वजह से भी क्या होता है? डिमांड जो है वो क्रिएट होती है। तो लोग एक दूसरे को देखकर अगर कमोडिटीज को खरीदते हैं तो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के साथ में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो इसमें मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूं आपको। इसमें क्या चीज हो रहा है कि लोग जो है वो सबसे पहले तो क्या करते हैं? दे टेंड टू इमुलेट अदर्स। ठीक है, एक ये चीज हो गया। और वो क्यों कर रहे हैं? इसमें एक चीज हो रहा है, ये रहा, शो ऑफ करने के लिए। ठीक है। जरूरी नहीं, किसी किसी चीज की यूटिलिटी नहीं होती है ना? हमने यूटिलिटी भी पढ़ा है, यूटिलिटी नहीं है किसी चीज की, कोई चीज काम की नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को वो चीज खरीदनी है, कंज्यूमर उस चीज को चाहता है, बिकॉज कंज्यूमर वांट्स टू शो इट ऑफ। अब इसकी वजह से क्या होता है? कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से कि भेड़ चाल चल रही है, इसके पास है तो मुझे भी चाहिए, है ना? उसकी वजह से क्या होता है? अननेसेसरी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेटेड डिमांड। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटेड डिमांड। यानी, और ये ज्यादातर किस केस में होती है? इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। यानी कोई काम का नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक पैटर्न चल गया, जस्ट बिकॉज पीपल आर बाइंग, दूसरों को भी चाहिए, तो वो होने लग जाता है। ठीक है। अब सिंस यू आर द जनरेशन हु आर वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे यू माइट हैव सो मेनी एग्जांपल्स, है ना? जैसे रील बनाने वाला कल्चर हुआ, एक बना रहा है तो दूसरे को भी बनाना है। अब रील बनाने के लिए क्या करना है? आई हैव सीन यस्टरडे ओनली आई वाज इन वन मोबाइल शॉप, तो वहां मैंने देखा वन पर्सन वाज बाइंग मोबाइल फोन विद गुड कैमरा क्वालिटी। तो उसमें ऐसा कुछ फोल्ड वाला, फ्लिप वाला फंक्शन था, जिसमें सामने वाला को भी स्क्रीन नजर आती है और इधर वाले को भी नजर आती है। तो वो फोन जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हो गया जो रील्स बनाते हैं। नाउ सिंस वन पर्सन इज मेकिंग, तो डिमांड जो है वो मोबाइल फोन का इंक्रीज हो गया, बिकॉज उस मोबाइल फोन से रील बनाना आसान है। ठीक है। तो क्या चीज हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक को देख के दूसरा कर रहा है, उसके लिए फिर उसको जो भी तरह के गुड्स या सर्विसेज चाहिए उसको भी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नाउ उसके बाद में क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर भी डिटरमिन करता है हमारा कि पर्टिकुलर क्लाइमेट में कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ को कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे हम समर्स में देखेंगे तो समर्स में एसी का डिमांड ज्यादा हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड ज्यादा हो जाएगा। विंटर्स में हम लोग देखेंगे तो वुलन का ज्यादा डिमांड हो जाएगा, हीटर का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। रेनी सीजन में हमको बारिश चाहिए, रेनी में चाय चाहिए, पकोड़े चाहिए, तो इनका डिमांड भी क्या होगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। अब ये सेम चीज जो हमको दूसरे सीजन, विंटर में कोई छाता लेके नहीं घूमता, विंटर में छातों की सेलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है ना, सो वी डोंट नीड अम्ब्रेलाज मोर देयर। देन ड्रॉट या फ्लड आ गया तो वो भी डिसाइड करता है ना, वो भी डिसाइड करता है, किसी की डिमांड गिर जाती है, किसी की डिमांड बढ़ जाती है ना। तो क्योंकि ड्रॉट की वजह से क्या होगा? या तो मतलब जैसे क्रॉप फेलियर अगर हो गया तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी ना, प्राइसेस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो दीज आर दी क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देन वी हैव व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर आल्सो एसेंशियल। जैसे टैक्सेस। अगर गुड्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? प्राइसेस बढ़ जाएगी, और प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर टैक्सेस की बजाय सब्सिडीज मिल जाए तो सब्सिडी मिलने की वजह से क्या होगा? वो पर्टिकुलर गुड हमको कम प्राइस में पड़ेगा। अगर कम प्राइस में पड़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बढ़िया। ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिटरमिन करती है। तो अब देख लो, गवर्नमेंट को अगर डिमांड बढ़ानी है इकोनॉमी के अंदर तो गवर्नमेंट को क्या करना है? टैक्सेस को बढ़ाने के बजाय टैक्सेस को कम करो, सब्सिडीज को घटाने के बजाय सब्सिडीज को बढ़ाओ, है ना?
तो जितनी सब्सिडीज बढ़ेगी उतनी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ये चीज हो। देन द लास्ट वी हैव इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो हमारा कैसा है, इक्वल है, तो क्या होगा, द डिमांड विल बी मोर। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है अगर वो इक्वल नहीं है तो डिमांड विल बी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, जो गुड्स ऑफ कंफर्ट है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है इकोनॉमी में, वो गुड्स को खरीदने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऐसा चल रहा है कि ज्यादातर पैसा कुछ ही लोगों के पास है, ठीक है, और कुछ पैसा बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड है, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे इसेंशियल गुड्स में ही रह जाएंगे, वो कभी गुड्स ऑफ कंफर्ट की तरफ आ ही नहीं पाएंगे, तो वो लोग डिमांड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो गुड्स ऑफ कंफर्ट का डिमांड बढ़ाने के लिए हमको इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। इसका डिटेलिंग जो है वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जब हम इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट पढ़ते हैं ना, या इनकम डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें वो पार्ट आएगा, उसमें वो डिटेल में कवर होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ये ऐसा हो रहा है इकोनॉमी में, तो डिमांड जो है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ओवरऑल डिमांड जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ये हो गया। इसको हम लोग ग्राफिकली भी इस तरह से देख सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी मतलब डिमांड कर आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। दूसरी तरफ क्या हो गया, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, की वजह से डिमांड हमारी कम हो जाएगी, तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड का कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। So that's how it is. So these are the determinants of demand. ये हमारे सारे डिमांड के डिटरमिनेंट्स हो गए खत्म, ठीक है। सो देयर वर टोटल 11। अब ये 11 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे आपको समझ में आ ही गए हैं, एक बार हम लोग इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट्स गो टू, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके हम पहुंच जाते हैं यहाँ। तो ये सारे के सारे 11 हमने पढ़ लिए, एक बार रीड कर लो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो उस वीडियो को वापस से दोबारा देख लेना, ठीक है। तो दीज वर द फैक्टर्स जो हमको काम में आए, ठीक है। तो जल्दी से इसको एक बार बताता हूँ। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या हो गया, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब हो गया प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हमने दो तरह की गुड्स पढ़ लिए, एक है सब्स्टिट्यूट, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या दिया हमने देखा कि कोई भी दो गुड, जैसे टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड अगर हो गया तो टी की प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब उनमें कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या हुआ, अगर कार की प्राइसेस बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में तीन केसेस देखे हम लोगों ने। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड तो डायरेक्ट बढ़ जाएगा, इन्फीरियर गुड का डिमांड इनिशियली बढ़ेगा, उसके बाद में कम होने लग जाएगा, इसलिए हमने बैकवर्ड बेंडिंग कर्व देखा था। तीसरा था इनएक्सपेंसिव कमोडिटीज। इसके अंदर क्या था, इनकम अगर बढ़ेगा तो कमोडिटीज का डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल ऑफ इनकम के बाद जाकर उसका डिमांड नहीं बढ़ता है। एक लेवल अगर रीच हो गया कि इतनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम कर ली तो उसके बाद इनकम बढ़े लेकिन डिमांड नहीं बढ़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का अगर जो टेस्ट और जो प्रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट खरीदेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे दिस प्रेफरेंस और टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, सीजन्स पर डिपेंड कर सकता है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनके ऊपर वो डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर में कोई चीज अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है तो कंज्यूमर करंटली उसकी डिमांड क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगी, इससे अच्छा उसको अभी से खरीद के रख लो, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट अगर इजीली अवेलेबल है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कंज्यूमर क्रेडिट लेगा और चीजों को कंज्यूम करेगा। उसके बाद में है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसका मतलब हो गया कि लोगों को देखकर, एक को देखकर दूसरा बंदा अपनी चीजें खरीद रहा है, इन्होंने खरीदी तो मुझे भी चाहिए, है ना, तो वही वाली चीज है, ठीक है।
पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती है तो हमको भी गाड़ी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का परफेक्ट एग्जांपल है। उसके बाद में है क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर अपनी डिमांड कैसे करेगा। जैसे कुछ कमोडिटीज विंटर्स में डिमांड होती है, कुछ कमोडिटीज की डिमांड समर में होती है, किसी की रेनी सीजन में होती है, किसी की एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन हो जाती है तो डिमांड जो है वो कम या ज्यादा हो जाती है। तो वो हमने पढ़ा। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसमें हमने देखा टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो प्राइसेस महंगी हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, टैक्सेस अगर कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेम गोज विद सब्सिडीज ऑल्सो, है ना, कि सब्सिडीज अगर ज्यादा मिलेगी तो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा, सब्सिडीज कम मिलेगी तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा। ओके, सो दीज ऑल आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड व्हिच वी हैव स्टडीड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो दो चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि किस तरह से आपका शिफ्टिंग और मूवमेंट जो है डिमांड कर्व में वो काम करता है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे दैट हाउ डज इट वर्क। ठीक है, एंड उसके साथ हम एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फॉर नाउ वी आर कीपिंग इट अप टिल हियर ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच।